हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 19 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ज़्यादातर फ्रंट पेज की न्यूज़ अगर देखें तो वो सारी की सारी कोविड-19 से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही चिंता का कारण है। आज इधर देखो, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेन पेज पर डिस्कशन भी किया था कि जब एमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ पड़ी है कि ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, तो इसको कैसे हम वॉर फुटिंग के ऊपर टैकल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने 5-6 सजेशंस देखे थे कि इंडस्ट्रीज़ में जो ऑक्सीजन काम में आती है उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दो। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर की जा रही है। जहाँ पर ऑक्सीजन सरप्लस है, उस ऑक्सीजन सरप्लस को आप शॉर्टेज वाले स्टेट्स में डाइवर्ट कर दो। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी कि एयरलिफ्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस थे जिनके बारे में हमने बात की थी और उनके ऊपर अभी सरकारें काम भी कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑर्गन, इनके जो टैंकर्स है बोलो, उनको भी अब ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज़ में लिए जा सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के ऊपर ही सैरो सर्वे मतलब ब्लड टेस्टिंग करवाना, तो ब्लड टेस्टिंग ने भी अपनी तरफ से रेड फ्लैग राइज कर दिया। दैट मीन्स केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत गति से फैल रहा है। इसी तरीके से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अभी करंट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें ये कहा है कि आप डेटाज को पब्लिक में रखो प्रॉपरली, कि कितना अभी ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है, कितना प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये सारा कोविड से रिलेटेड है, जो कि इतना हमारे लॉन्ग टर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम से कम इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन कर दिया है, 3rd सेशन का। तो ये भी हमारे लिए काम का है नहीं, बस इतना सा पता पड़ जाए, दैट्स इट। दूसरा, इधर आप बात करोगे, राजस्थान में भी कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया गया है 2 वीक्स के लिए, 3 मई तक, और ये भी इतना काम का है नहीं। इधर महाराष्ट्र में राजनीति चल पड़ी है, ये भी काम का नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट पार्टी जेएमएम बन गई है। जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। जो शिबू सोरेन फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया है कि हमारे पास में 1 करोड़ का डोनेशन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के बेसिस पे, और वो कंपनी है जिसने दिया, उसका नाम है हिंडाल्को। और हिंडाल्को जो एक कंपनी है ना, ये आदित्य बिरला ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड काम करती है ये हिंडाल्को, राइट। तो अभी आपके लिए जो टास्क है, क्योंकि इसमें तो इतना कुछ डिटेल दिया हुआ है नहीं, बस इतना बताया हुआ है कि 2017 में बजट के साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद में एक तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा प्रमोट हो गई, और इसके चलते अभी डिमांड की जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर थोड़ा रिफॉर्म लाया जाए, और वो क्या हो कि अब पब्लिक डोमेन में इन डेटास को रिलीज़ किया जाए कि डोनर ने कितना डोनेट किया, कौन डोनर था, कौन सी पार्टी को किसने कितना डोनेट किया, वो सारी डिटेल्स। तो ऐसे में अभी ये डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए टास्क आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था, उसके नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको रिवाइज करो। नहीं बनाए हैं आपने तो गूगल करो और अभी नोट्स बनाओ उसके बारे में। ठीक है, और बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फ्रंट पेज पे। आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ हम ये वाली देखेंगे जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को लेके। तो उसमें महाराष्ट्र तो सबसे कम वल्नरेबल बताया गया है, जबकि 8 स्टेट्स जैसे कि झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते यहां पर लोगों की लाइवलीहुड और लिविंग दोनों बहुत मुश्किलों में पड़ सकती है। तो थोड़ा सा इस आर्टिकल को हम एक बार देखेंगे। आगे चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हमारे सामने है कि चाइना और इंडिया के बीच में 11th राउंड ऑफ डिस्कशन अभी हुआ 9 अप्रैल को। तो 4 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर दोनों की आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं, तो वहां पर डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, राइट। तो उनमें से 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम उन जगहों को खाली नहीं करेंगे। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, साथ में आपको अच्छे से मैपिंग भी कराऊंगा इस लद्दाख वाले रीजन की, जम्मू कश्मीर वाले रीजन की, रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माउंटेनस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो टेंशन वाले पॉइंट्स हैं इनको लेकर भी मैपिंग हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार 2020 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन था इसी रीजन पे बेस्ड,
तो इसको देखेंगे। इसके अलावा इधर आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो गोवा के सिविल कोड की बहुत ज़्यादा बात होती है कि गोवा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ पर राइटर गोवा सिविल कोड को उठा करके उसको डिकोड कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि वहाँ पर कितनी डिस्पैरिटी है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंडर में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अभी तक हमारे यहाँ पर किसी भी लॉ कमीशन या किसी भी कमेटी ने ऐसा नहीं कहा कि हमें ज़रूरत है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ऐसे में इसके लिए एक पीस मील, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़े थोड़े कानून ला करके यूनिफॉर्मिटी अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो वो की जा सकती है। तो इसमें देखेंगे कि गोवा के, देखो कोड, गोवा का जो बिल है ना, ये कोड है, इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इसकी तो क्या कमियां हैं वो जान लेंगे और क्या सोल्यूशन है वो जान लेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई है नहीं, बस एक ये है कि यूएस और चाइना दोनों अब क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए एक साथ आने के लिए रेडी हो गए हैं। देखो पिछले कुछ सालों में हमने देखा छोटी मोटी चीज़ों के अंदर टिट फॉर टैट एटीट्यूड था कि चाइना ने कभी टैरिफ बैरियर लगाए तो यूएसए ने लगा दिए, यूएसए ने कोई सैंक्शन लगाए तो चाइना ने लगा दिए। तो ऐसे में एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चल पड़ी थी। तो ऐसे में बहुत सारे डिस्प्यूट पॉइंट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के पास में, बट क्लाइमेट एक ऐसा मुद्दा है जहां पर ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के दोनों कंट्रीज अब साथ में आ रहे हैं। तो एक छोटी सी आशा की किरण झलक रही है कि चलो ठीक है, क्लाइमेट पे तो एटलीस्ट दोनों बड़े, मतलब बिग एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अगर वो साथ में आकर के काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। यही चीज़ बताई गई, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा सिख कम्युनिटी अपनी तरफ से डिमांड कर रही है कि इंडियानापोलिस में जो अभी शूटिंग हुई थी जिसमें सिख कम्युनिटी के लोग बहुत मर गए थे, बोले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यूएसए में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात बहुत की जाती है ना यूएसए में, अभी फ़िलहाल तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट है, तो ऐसे में उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बनेगा। इधर आप देखोगे भूटान में 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। ठीक है, भूटान की वैसे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, बस ये ध्यान रखना भूटान की कैपिटल का नाम है थिम्पू, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा सऊदी अरब, ईरान, इनके बीच में भी ऑफिशियल्स ने बातचीत की है कि कैसे भी करके शांति स्थापित की जा सके। तो ये थोड़ा सा पैसिफाई करने वाली चीज़ें हैं वर्ल्ड पेज पे। तो आगे चलते हैं, काम का कुछ था नहीं इस पर। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो हमारे लिए ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट इतना कोई आर्टिकल है नहीं। देखो लॉकडाउन या फिर कह सकते हो लोकलाइज्ड लॉकडाउन हो गए या फिर कहीं पे कर्फ्यू लग रहे हैं कोविड-19 के केसेस में सर्ज होने के चलते। तो ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के टीम बबल तक को टैकल करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ अपने आप को तैयार कर चुकी हैं, क्योंकि पिछले साल की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सबसे पहला काम कि लोगों को जॉब ना छोड़नी पड़े। क्योंकि पिछली बार जो माइग्रेंट क्राइसिस आया था ना, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी, वैसे बहुत कम है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बंद हो जाना, उसके चलते लोगों को डर हो गया। और अभी आप देख सकते हो कि माइग्रेंट्स हैं वो रिटर्न होने लग गए हैं, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगना तक शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अभी यही चीज़ है मेन कि लॉकडाउन लगाने की बात नहीं किया। अभी जो निर्मला सीतारमन जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि फुल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से देखो इकोनॉमी भी बहुत टूटी हुई है रही सही में। इसके अलावा दूसरे जो मुद्दे हैं जैसे कि लोगों के पास में अर्निंग सोर्सेज नहीं है, सेविंग्स थी वो पूरी एग्जॉस्ट हो गई पिछले साल, तो ऐसे में वो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ भी अब रेडी हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करना। नंबर 1 कि जो ऑक्सीजन सरप्लस में अवेलेबल है इंडस्ट्रीज़ में या ऑक्सीजन सप्लाई है अवेलेबल, उसको अब मेडिकल यूसेज के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने फ्रंट पेज पे देखा ऑक्सीजन की शॉर्टेज। तो एक तो ये चीज़, दूसरा वहीं पर क्वारंटीन करने के लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर ही, जिससे कि लेबर वहीं की वहीं सही हो जाए। ऐसा नहीं हो कि उनको कोई और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अगर कोविड इन्फेक्शन उनके हो जाता है। तो कहने का मतलब एक तरीके से पूरा कोलैबोरेशन में काम करने की कोशिश की जा रही है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि पिछले साल ये कमियां रही और इसके चलते इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत घाटा उठाना पड़ा था। इधर ये इंटरव्यू दिया हुआ है, इंटरव्यू को आप खुद पढ़ना चाहो पढ़ लो, हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, थोड़ा सा एक बार देख लेना पर फिर भी आप, ठीक है। इधर आप देखोगे कि 50 FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगर देखें तो जितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है पिछले साल में, उसका 50% तो अकेला USA, मॉरिशस और लग्जमबर्ग से आया है। ठीक है,
तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा ये शुरुआती 1-2 पैराग्राफ हम देखेंगे। इसके अलावा हांगकांग ने फ़्लाइट्स बंद कर दी है कोविड-19 के चलते हैं। फ्यूचर रिटेल बिल्कुल भी काम का नहीं है। इधर केवाईसी नॉर्म्स को लेकर के बताया जा रहा है कि बहुत सारे अकाउंट्स में पेंशन रिलीज़ नहीं की गई या बैंक अकाउंट्स को फ्रोज़न मतलब बंद कर दिया गया है, उसकी वजह रही केवाईसी। तो आरबीआई की केवाईसी पॉलिसी ये कहती है एक पीरियोडिक अपडेशन होना चाहिए। नो योर कस्टमर मतलब अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप और एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर भी हो बैंक के लिए, ठीक है, बहुत सेंसिटिव वल्नरेबल कस्टमर हो कि आप बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करते हो, तो ऐसे में आपको अपनी आईडी और आपकी फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ये सारी एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको 2 साल में एक बार अपडेट करनी पड़ती हैं। तो उसको बोलते हैं केवाईसी अपडेशन। तो उसके लिए आरबीआई ने अपने रूल्स फिक्स कर रखे हैं और वो रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं करता है कस्टमर को, तो ऐसे में फिर बाद में उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनको तो 2 साल में करना पड़ता है, 2 साल में एक बार। इसके अलावा हर 8 साल में एक बार करना पड़ता है मीडियम रिस्क वाले कस्टमर को, और लो रिस्क वाले कस्टमर जो होते हैं उनको हर 10 साल में एक बार अपनी केवाईसी करानी होती है, अपनी जो भी स्टेटस है एड्रेस का, मोबाइल नंबर का, आईडी का या कुछ भी, तो वो अपडेट करवाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जिन लोगों ने नहीं कराया उनकी पेंशन और अकाउंट सीज हो गए, ठीक है, यही चीज़ बताई हुई, ज़्यादा कुछ काम का था नहीं। अब कुछ 1-2 आर्टिकल हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं अपन। फर्स्ट है दैट इज़ महाराष्ट्र को रैंक मिली है लोवेस्ट कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, कि ये अपने आप में पहले तरीके की ऐसे रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट है, जिसमें स्टेट्स को एनालाइज किया गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज का असर देखें तो उसका असर किस स्टेट पर ज़्यादा है, किस पर कम रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे नंदुरबार, ये आप देखोगे 51 ऐसे मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जो कि महाराष्ट्र में है, पर फिर भी अभी महाराष्ट्र जो है वो कम वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जैसे कि 8 मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स के अगर नाम मैं आपको बताऊं तो वो है झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और क्लाइमेट चेंज का मतलब यही नहीं कि फ्लड ज़्यादा आ जाएंगे या ड्राउट्स ज़्यादा आ जाएंगे जी, इसका भी रेपरकशन आप लॉन्ग टर्म में लो। जॉब लॉस कितना होगा, घर उनके पास में कच्चे हैं तो ऐसे में वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, उनकी इनकम सोर्सेज क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, कितनी पॉपुलेशन अभी वो बीपीएल या बिलो पुअर्टी लाइफ जी रही है, वाटर अवेलेबिलिटी, या फिर पानी में होने वाली जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं वो हो गई, एग्रीकल्चर वो इरिगेशन बेस्ड है, रेनफेड बेस्ड है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कितनी है, क्रॉप इंश्योरेंस है कि नहीं, मतलब हर एक सेक्टर को देखा गया है, इस रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है। आप देखोगे इस रिपोर्ट को तैयार करने में आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएससी बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स ने मिलकर पूरा रिसर्च किया, तब जाकर के ये डीएसटी की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट एट नेशनल लेवल यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क, ये रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है, ठीक है। इसमें जो आपको देखोगे कि मतलब 60% डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें ना ऑल ओवर इंडिया, जितने भी 750 समथिंग है, 750 के लगभग या 725 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें से 60% डिस्ट्रिक्ट जैसे वो तो ज़्यादातर आपको असम, बिहार, झारखंड में मिलेंगे जो कि हाईली वल्नरेबल हैं, ठीक है। और उनमें असम की अगर पर्टिकुलर बात करो, अगर आप असम सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान से देख लो, करीमगंज हो गया, गोलपारा हो गया, धुबरी हो गया और दर्रान हो गया। ऐसे ही बिहार में देखो तो कटिहार, किशनगंज है, उड़ीसा में देखो तो नौपड़ा है, झारखंड में देखो तो साहिबगंज है, तमिलनाडु में देखो तो पेरम्बुर है। ऐसे ही कूच बिहार देखो या फिर पुरलिया देखो तो वेस्ट बंगाल में आ गया, रंबान आ गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई कि हाँ हाईली वल्नरेबल कौन है, या फिर मीडियम वल्नरेबल कौन है, या लो वल्नरेबल कौन है। तो लोवेस्ट वल्नरेबल स्टेट कौन सा निकल के आया है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, हाई, मॉडरेट और लो वल्नरेबल इंडेक्स इसमें डिक्लेयर किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, नागालैंड, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इनको लो वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। इनकी रैंकिंग में आप देखोगे तो 6वीं जो रेंजिंग है उसमें डाला गया है।
तो ऐसे में 0.4 टू 0.50 रेंज इनको मिली। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो डीएसटी के द्वारा रिलीज की गई है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, और एक देख सकते हो रिसर्च किसने की, थोड़ा ये देख सकते हो हाईएस्ट वल्नरेबल स्टेट है वो बताया जा रहा है झारखंड, और लोवेस्ट वल्नरेबल जो बताया जा रहा है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी चीजें आप समझ ही गए होंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम सीधे डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी पेज की। एक्सप्लेन पेज थोड़ी देर बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद में देखो, इंडिया में जितना एफपीआई आया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका 50% तो अकेले यूएस, मॉरिशस और लग्जमबर्ग से आया है। देखो आपको ये तो पता होगा ही कि एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, दैट मीन्स अगर अपने शेयर्स खरीदता है कोई भी इंडियन कंपनी में, तो अगर उसके शेयर खरीदने की जो रेंज है वो टोटल कंपनी के शेयर्स में से 10% या उससे ज़्यादा है, तब तो उसको बोल दिया जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। और 10% से अगर कम इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है, बाहर का बंदा या बाहर का ग्रुप किसी भी इंडियन कंपनी में टोटल शेयर्स का 10% से कम में इन्वेस्ट करता है, तो वो बन जाता है एफपीआई। तो ऐसे में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसमें यूएसए ने इकलौता यूएसए इन्वेस्ट करने वालों में से देखो तो सबसे ज़्यादा किया है कितना, 15.38 लाख करोड़। मॉरिशस ने किया 5.29 लाख करोड़। ऐसे लग्जमबर्ग ने 3.74 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और ये डेटा रिलीज किया नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा, एनएसडीएल के द्वारा। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पर यूएसए अकेला 37% इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री निकल के आ रहा है इस तरीके से। मतलब इक्विटी मैंने आपको बताया अभी कि शेयर्स जो परचेज करते हैं उनके अगर देखो तो यूएसए की तरफ से, यूएसए के जो लोग हैं या यूएसए की जो ग्रुप हैं या कंपनीज हैं, उन्होंने 37% यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारे इक्विटी इन्वेस्टर्स रहे वो मॉरिशस रहे। इसके अलावा सिंगापुर की आप बात करो तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री रहा इंडिया में। किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, डेट इन्वेस्टमेंट। जो बॉन्ड रिलीज होते हैं ना, बॉन्ड्स, वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उधार लेने का तरीका। ठीक है, इक्विटी में तो क्या होता है, आप मालिकाना हक लेते हो, ठीक है, तो उसमें मतलब भला बुरा जो भी होगा उसके आप जिम्मेदार हो जाते हो। तो यूएसए तो हो गया ऐसे इन्वेस्टर्स वाला, और सिंगापुर कैसा हो गया कि हमारी कंपनीज को उधार में पैसा चाहिए था, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सिक्योरिटी का एक एग्रीमेंट लिख करके डील दे दी कि भाई आप हमें इतने 5,000 करोड़ रुपए दे दो, 500 करोड़ रुपए दे दो, और ये इसका हम ब्याज देते रहेंगे आपको, या फिर फेस वैल्यू के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो, तो इसको बोल देते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट इन्वेस्टमेंट में तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा रहा है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में देखो तो यूएसए सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में सिंगापुर के बाद में डेट इन्वेस्टमेंट में लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर रहा। अच्छा, फिर बात आ जाती है हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट की। तो हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट में यूएसए और सिंगापुर ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स रहे। तो दोनों का ध्यान रखोगे, मिक्स हाइब्रिड का मतलब डेट और दोनों को मिक्स करो, डेट और इक्विटी मार्केट दोनों को ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा और कुछ भी काम का इतना ज़्यादा है नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे। अब चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे पूरी चीज़ें ध्यान से देखने के लिए। एक्सप्लेन पेज पे हमारे लिए फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स, जहां पर चाइना ने अपने आप से मना कर दिया कि हम वेकेंट नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मैप देखो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ये है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी ये वाली है। तो ये सारा मुद्दा जो है चाइना के साथ में वो हमारा चल रहा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और लद्दाख में भी इस वाले रीजन में जो कि अक्साई चिन रीजन कहलाता है, जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर लोकेशंस देखो, नॉर्थ टू साउथ दौलत बे गोल्डी, फिर आप देख सकते हो देप्सांग प्लेन्स, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर गलवान वैली, फिर आप देख सकते हो हॉट स्प्रिंग, और फिर पेंगोंग शो। तो ये सीक्वेंस आप याद रखें क्योंकि नॉर्थ टू साउथ क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट में यहाँ पर ले देख सकते हो, फिर गलवान देख सकते हो, यहीं पर दिप्सांग, और एक एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट वाला तो मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं है, बाकी नॉर्थ टू साउथ ये चांसेस बन जाते हैं। फिर भी आप थोड़ा ईस्ट वेस्ट वाला भी ध्यान से देख लेना। अब देख लेते हैं दूसरे और मैप्स को ध्यान से थोड़ा। सबसे पहले देख लेते हैं इस रीजन में जो रिवर्स का नेटवर्क है वो। तो यहाँ से आप देखो इंडस रिवर ये जा रही है, ठीक है। सबसे पहले आप इंडस को ट्रैक करो, ये पूरा साउथ तक जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है शोक, ये देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ से ये नीचे आ रही है
और फिर इस तरफ ये हेयर पिन टर्न लिया कि नहीं, ये जो घुमाव है ना इसको हेयर पिन टर्न बोलते हैं, इस तरीके से यूँ घूमना अचानक से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी ट्रिब्यूटरी शोक की नुब्रा, तो ये नुब्रा वैली पे क्वेश्चन था कि नुब्रा वैली शोक के नॉर्थ में है कि साउथ में है, ये चीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर नुब्रा आप क्लियर कर पा रहे हो ना, शोक के वैली के कंपैरिजन में यहाँ पर नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन सोर्स पॉइंट तो शोक का नॉर्थ में है, बट वैली की अगर बात की जाए तो नुब्रा वैली आपको पूरी की पूरी शोक के ऊपर मिलेगी, ठीक है। और इंडस के ये दोनों ऊपर है, ये ध्यान रखना, नॉर्थ की तरफ ऊपर का मतलब। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो जास्कर रिवर भी है, वो भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर आप देखो इंडस का ही नेटवर्क देखो, ज़्यादा नहीं, फिर इधर देखोगे तो गिलगिट आ जाती है, फिर और आगे नीचे जाए तो स्वॉट आ जाती है, थोड़ा और नीचे आए तो काबुल जाके मिल जाती है, और नीचे आके मैं देखे तो राइट हैंड से सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तोची हो गई, गुमाल हो गई, ये रिवर्स हैं जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने जास्कर देख ही लिया। फिर इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पर जाकर के ये देखो चिनाब पहले, यहाँ देखो ये यहाँ से ये झेलम सबसे पहले, चिनाब यहाँ पे मिस, ये रही चिनाब नीचे की तरफ, चिनाब यहाँ पे आ गई, झेलम ऊपर, फिर चिनाब, फिर आप यहाँ पे रावी देख सकते हो, और ब्यास और सतलुज दोनों कॉन्फ्लुएंस कर जाती है इंडिया में, और फिर बाद में सतलुज मिलकर के यहाँ पे आ जाती है। फिर आप देखोगे चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आपसे कोई पूछे तो आप चिनाब बताओगे, और चिनाब और सतलुज जब मिल जाते हैं तो उसको बोल दिया जाता है पंजनद, ठीक है। तो ये नेटवर्क आप थोड़ा ध्यान से देखें, और इस रीजन को तो मेन ही ध्यान रखें क्योंकि ये भी बहुत हाईलाइटेड है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दूसरा मैप देखते हैं। इस मैप में आप पॉलिटिकल सेटअप, अभी कंट्रोल कौन कौन से रीजन में किस किस का है वो समझ में आ जाएगा आपको। ये बॉर्डर तो समझ में आ ही रही होगी कि ये जम्मू कश्मीर जिसको हम क्लेम करते हैं पूरा का पूरा कि भैया इंडिया की टेरिटरी है, बट इन रियल सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका कहाँ पर है वो देखते हैं। देखो ये वाला पोर्शन है जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन तो है इंडिया की मतलब हमारी पकड़ में। इधर ये वाला पोर्शन जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है पाकिस्तान के अंडर में। इधर आप देखोगे ये वाला ब्राउनिश, ये थोड़ा सा क्रीमिश, जो भी आपको कलर समझ में आ रहा है, ये है अक्साई चिन रीजन, ये है चाइना के अंडर में। तो सबसे पहले तो देखो आप ये कि इसको, इस वाले पोर्शन को तो बोला जाता है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर, और हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इस तरफ आप देखोगे ये वाला जो रीजन है, इस तरफ ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भी पाकिस्तान के अंडर में ही आता है। तीसरा जो रीजन है दैट इज दिस वन अक्साई चिन, ये चाइना के अंडर में है, 1962 वॉर के बाद में चाइना ने कैप्चर कर रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे एक छोटी सी वैली है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, सक्सम वैली। सक्सम वैली को अगर आप देखो तो सक्सम वैली जो है वो पाकिस्तान के पास थी, बट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया ये, ठीक है। तो अभी चाइना के पास में है, मतलब बेच दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप माउंटेन रीजन्स की बात, रेंजेस की बात करो तो देखो ये रही काराकोरम सबसे ऊपर नॉर्थ में, काराकोरम, फिर दूसरी आ गई यहाँ पे साउथ में लद्दाख, इसके नीचे यहाँ पे जास्कर आ जाती है, और यहाँ पे पीर पंजाल आ जाती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्थ साउथ लोकेट करो। तो काराकोरम सबसे ऊपर है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर यहाँ पे क्लियर दिखा नहीं रखा, लद्दाख से यहाँ नीचे थोड़ा जास्कर दिख जाता है, और यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा हो आपको माइनरली पीर पंजाल रेंज। तो नॉर्थ टू साउथ आप देखोगे तो ये जरूर लोकेशन ध्यान रखनी है आपको। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और अभी जो स्टेटस है वो आपको और समझ में आ जाएगा, वो ये कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें ये वाला पोर्शन तो हमने दिया हुआ है लद्दाख यूनियन टेरिटरी को, और ये वाला पोर्शन दे दिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। तो ये लेटेस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है, ठीक है। चलते हैं अगले मैप पे। बस मैपिंग में इतना ही था, 2-3 मैप हो गए अपने, आप थोड़ा सा ध्यान से देखने के लिए फिर से रिपीट कर लो इसको, राइट। अभी देख लेते हैं क्या मुद्दा है पूरा का पूरा। देखो 11वें राउंड की बातचीत हुई चाइना और हमारे मिलिट्री कमांडर्स के बीच में 9 अप्रैल को, कि कैसे भी करके ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ है, आमने सामने आर्मीज़ खड़ी है, उनको कैसे हम डिसएंगेज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ठीक है, बट अभी भी 4 ओरिजिनल फ्रिक्शन पॉइंट पे बातचीत हुई ना, तो 2 ऐसे फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं जहां से अभी भी विड्रॉ करने के लिए चाइना तैयार नहीं है। एक तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जिसको PP 15 बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग, और एक हो गया नियर गोगरा पोस्ट।
ठीक है। गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग दोनों के लिए रेडी नहीं है। तो गोगरा पोस्ट तो कहाँ पर है, गलवान वैली के पास में है, और हॉट स्प्रिंग आपको यहाँ पर पता है। तो ये दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी चाइना अपनी पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसी चीज़ को अब यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है। पासेस के नाम देख लो, यहाँ पर एक रिवर का नाम आ रहा है चेनमो रिवर, चेनमो रिवर। तो ये आप जरूर याद रखोगे कि ये जो रिवर है ना, ये नॉर्थ ऑफ ये हॉट स्प्रिंग जो है ना, इसके साउथ में है, यहाँ पर है चेनमो रिवर। ये ध्यान रखोगे आप, हॉट स्प्रिंग के पास में, हॉट स्प्रिंग चेनमो रिवर, यहाँ पर है ये रिवर, हॉट स्प्रिंग वाला रीजन इसके इधर यूँ, ठीक है। इसके बारे में बताया हुआ है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट 2-3 पासेस के नाम भी हैं, वो भी आप ध्यान रखो, क्योंकि बाकी चीज़ें देखो ऐसे बताई हुई है कि इतनी यहाँ पर 1962 के वॉर में यहाँ तक पहुँच गए थे, वो माइन्यूट डिटेल आप खुद से पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। जो टू द पॉइंट आंसर है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात की जा रही है, जिनमें एक तो है कोनका पास, ठीक है। तो कोनका पास जो है वो यहाँ पर मेन पॉइंट माना जाता है चाइना के द्वारा, कि बोले ये लद्दाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उन दोनों पार्ट्स का बिल्कुल सेंटर है कोनका पास, और वो है हॉट स्प्रिंग के पास में। तो उससे क्या हो गया, बोला उसका ईस्टर्न पोर्शन जो है वो तो तिब्बत से कनेक्टेड है, तो तिब्बत हो गया, वेस्टर्न पोर्शन हो गया इसका इंडिया, नॉर्दर्न पोर्शन हो गया इसका सिंजियांग रीजन, और सदर्न पोर्शन हो गया इसका इंडिया का टेरिटरी। तो ऐसे में इसको कोनका पास जो है, इसको मेन हाईलाइट में रखा जा रहा है। तो बोले ये चीज़ें लद्दाख और तिब्बत को डिवाइड करने वाला है कोनका पास, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के पास में है ये, ठीक है। बाकी और चीज़ें देखो इतनी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगी नहीं। अक्साई चीन और ये हमने देख लिया ऑलरेडी, मैप हमने अच्छे से देख ही लिया है। और जो अभी भी दो जगह हैं जिन पे चाइना डिसएंगेज करने के लिए तैयार नहीं है, वो है हॉट स्प्रिंग और गोगरा, और दोनों की जगह मैंने आपको बता दी। हॉट स्प्रिंग यहाँ पर है और गोगरा पोस्ट इस गलवान वैली के पास में है, ठीक है। पैंगोंग शो यहाँ पर ये रही, यहाँ पर ऑलरेडी डिसएंगेजमेंट हो ही गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में फैज़ान मुस्तफ़ा ये कह रहे हैं कि क्यों गोवा का सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हमें इसमें से बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली शुरुआत हो रही है आर्टिकल की कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे जी ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा का है वो बहुत ही अच्छा है, और हमारे देश में इकलौता एक ऐसा स्टेट है। तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि एक भी लॉ कमीशन ने अभी तक ऐसे रिकमेंडेशन नहीं दी है कि हमारे देश में डिज़ायर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंडर में, और ना ही वो फिजिबल हो पाएगा क्योंकि प्लूरैलिटी बहुत है सोसाइटी में, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन बहुत है, गैप्स बहुत है, रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, अलग अलग पर्सनल लॉज के बेसिस पे उनके डेली बेसिस, डे टू डे बेसिस लाइफ के इश्यूज हैं वो कंडक्ट होते हैं। तो लॉ कमीशन ने 2018 में ये बात बोली थी कि ना तो डिजायरेबल है ना फिजिबल है, ना ही किसी एक्सपर्ट कमिटी ने ये कहा कि आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करो। आप देखोगे हिंदू लॉ रिफॉर्म कमेटी 1941 में जो आई थी उसने भी अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कि ऐसा हमें करने की ज़रूरत है। तो देखो यूसीसी डिजायरेबल है ये हम मान सकते हैं, राइटर बोल रहे हैं, पर एक झटके में आप अगर लेकर के आओ कि हाँ एक साथ ही पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो जाए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगी, फिजिबल नहीं होगी। बजाय इसके पीस मील अप्रोच, छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे करके फिर बाद में आप इंप्लीमेंट करो यूनिफॉर्म सिविल कोड के थीम को, ठीक है। तो प्लूरैलिटी के एग्जाम्पल यहाँ पर गोवा में कैसे हैं? गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होकर के प्लूरैलिटी को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कोड्स हैं, जैसे कि पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 में आया था। तो सबसे पहली बात तो ये कि गोवा के सिविल कोड को आप सिविल कोड जो बोल रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो एक तो पुर्तगाल की सरकार का बनाया हुआ था, तो ये एलियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, उनको क्या पता कि इंडिया में कितनी प्लूरैलिटी है। इसके अलावा वहाँ पर ना तो हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, ना हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है, ना हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 या फिर शरीयत एप्लीकेशन जो शरीयत लॉ लगता है मुस्लिम्स के लिए वो भी एप्लीकेबल नहीं है, ना ही डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अप्लाई होता है। तो ऐसे में जब ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होते हैं तो वहां पर आप कैसे कह सकते हो कि यूनिफॉर्मिटी है, जबकि ये लॉज तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ध्यान में रख करके फिर लाए गए थे, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि अलग अलग मुद्दे बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि
क्या मतलब शादी को लेकर के यहाँ पर मेन जो मुद्दा आ रहा है ना यहाँ पर कि जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है एक तो, दूसरा कि गोवा के अंदर जो एक जॉइंट फैमिली का मुद्दा आप बोल रहे हो कि जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली वाले इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे गोवा में चल रहा है, जो गोवा का वहाँ का डिक्री ऑफ जेनिटल हिंदू यूसेज एंड कस्टम ऑफ गोवा 1880 एक्ट है, उसके बेसिस पे अगर देखो तो आर्टिकल 1 वहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहा है कि यहाँ पर मतलब दिया जाता है कि जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा चलती है गोवा में, तो बोलो वो हिंदू फैमिली वाली जॉइंट फैमिली है ना, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ का। मतलब ये हो गया कि हिंदू फिलॉसफी को अगर आप ध्यान में रख करके या जॉइंट फैमिली को प्रमोट करने की बात करो तो उस केस में आप गोवा में जो सोशिएडाडे का मतलब हो गया एक तरीके से पोर्चुगीज टर्म है, हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर अलग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जॉइंट फैमिलीज चलती हैं। फिर यहाँ पर मैरिज को लेकर के बताया जा रहा है कि अलग अलग वहाँ पर जो एक्ट्स हैं गोवा के, वो एक्ट्स यहाँ पर मतलब एक तरीके से इक्वली अप्लाई नहीं होते। जैसे इसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि कैथोलिक के लिए अलग रूल है और नॉन कैथोलिक चर्चेज के लिए या मैरिजेस के लिए अलग रूल्स हैं। अगर यहाँ पर कैथोलिक शादियाँ हैं तो कैथोलिक शादियों को तोड़ना और बनाना ये सारी की सारी चर्चेज या फिर जो चर्च हैं उनके द्वारा बनाए गए कोई ट्रिब्यूनल्स हैं वो डिसाइड कर देंगे कि हाँ शादी कंटिन्यू चलेगी या ख़त्म हो जाएगी। जबकि नॉन चर्चेज की, नॉन कैथोलिक मैरिजेज जो भी हैं, मतलब जो कि क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट हो गया कैथोलिक्स, एक बाकी उनको छोड़ करके बचे हुए सारे नॉन कैथोलिक हो गए, चाहे हिंदू हो, चाहे फिर वो मुस्लिम्स हो, या फिर वहाँ पर कोई भी रिलीजन के लोग हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी में भी नॉन कैथोलिक लोग हैं। तो उन लोगों को वहाँ पर अपनी खुद की शादियों के इशू को सॉर्ट आउट कराने के लिए सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आप इक्वालिटी नहीं प्रमोट कर पा रहे हो तो कैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल सकते हो कि जब शादियों के मुद्दों को ही टैकल करने के लिए अलग अलग कोर्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए कि शादी से पहले या शादी के बाद में प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए 4 तरीके वहाँ पर बताए हुए हैं, जिनके अंदर एक तो तरीका है नो कम्युनियन ऑफ द प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी का डिवीजन ही नहीं होगा। एक तरीका ये बताया टोटल सेपरेशन ऑफ द एसेट्स बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, कि जितने भी एसेट्स हैं उनके पास में हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो शादी के पहले कितना था बाद में कितना था उसके अकॉर्डिंग उनमें डिवीजन कर दिया जाए। तीसरा है डॉटल रिजीम, इसमें क्या होता है कि ब्राइड जो है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकती है, मतलब शादी होने के बाद में बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकती है। और चौथा प्रोविज़न ये है कि शादी के बाद में अगर वो सेपरेट होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट्स हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाए। तो यहाँ पर केवल और केवल इक्वल डिवीजन की बात करें या जेंडर जस्टिस की बात करें तो केवल ये चौथा ऑप्शन ही दिखाई अच्छा देता है जहाँ पर प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड हो। बाकियों के अंदर तो जेंडर जस्टिस आ कहाँ रही है। तो सबसे पहले जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से पहले वहां पर जेंडर जस्ट सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे गोवा के जो और दूसरे तरीके हैं कि गोवा में मतलब हस्बैंड को ज़्यादा पावर दी हुई है वाइफ को डाइवोर्स करने के लिए, जबकि वाइफ के हाथ में कम पावर्स हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ गोवा से रिलेटेड एक्ट्स हैं। तो अगर आप गोवा में कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो देखो इन कोड्स को अच्छे से पढ़ो। बाकी गोवा का एग्जाम्पल देना पड़े तो आप ये जो मेन पॉइंट्स, आर्टिकल हमें ज़रूरत नहीं, आर्टिकल हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर ले वही बहुत है, इन आर्टिकल्स को इतना डिटेल में नहीं, पर जो कमियां हैं वो हमें पता पड़ गई। अच्छा, ये तो हमने गोवा की बात की। दूसरे स्टेट्स की भी अगर बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में एज इट इज अप्लाई नहीं हो रहा है, जिसमें आप देखो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, वहाँ की जो कम्युनिटी है उन लोगों को छूट दे रखी है कि वो अपने खुद के प्राइवेट लॉज के अकॉर्डिंग, अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपना जो डेली लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 के अंडर में जो कॉपर सेनर, दैट मीन्स हम वारिश, कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा लेने का हक जो एक बेटी का है वो तो 2005 में जाकर के मिला है, जबकि एक्ट तो 1955 में बन गया था। तो ऐसे में आप जो हमारे पास में ऑलरेडी एक्ट्स अवेलेबल है उनको ही हम इक्वली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक झटके में इंप्लीमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, ना फिजिबल है ना डिजायरेबल है। रही सही में जो एक्ट बने हुए हैं, जैसे मान लो कि कहीं पर कोई एक्सेप्शनल केसेस आ जाता है ना, कि कहीं पर कोई भी ऐसा एक्ट आ गया जो कि स्टेट स्पेसिफिक है,
ठीक है। तो उस एक्ट को, जैसे यूपी का यहाँ पे एग्जांपल बोल रहे हैं, तो ऐसे एक्ट्स को फिर बाद में 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। और 9th शेड्यूल का आपको पता है ही कि जुडिशियल स्क्रूटनी से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऐसे में इन एक्ट्स को चैलेंज भी नहीं कर सकते। वो बात सही है कि मुझे केस का नाम याद नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि किस एक्ट के, किस केस के अंडर में 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया। कि 9th शेड्यूल में कोई एक्ट डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। अब वो IR कोलेहो है या मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जैक्टली, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैं बुक खोल के देखूंगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। आपके लिए टास्क है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल 9 को जुडिशियल रिव्यू एम्बिट में डाल दिया था, या आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। नहीं बताना चाहो तो कम से कम खुद तो देख ही लेना आप, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड यही है कि यूसीसी को एक झटके में ना इंप्लीमेंट करके पीस मील, मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में फिर बाद में आप इंप्लीमेंट करो। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को ध्यान में रख करके फिर काम करो। ओके, तो डिस्कशन यहीं खत्म है, वीडियो यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।